कामना सिद्धार्थ से बहुत प्यार करती थी। दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। सिद्धार्थ भी कामना को अपने साथ फिल्म देखने और घूमने के लिए ले जाया करता था। अब दोनों का कॉलेज पूरा होने वाला था। सिद्धार्थ को अच्छी नौकरी मिलने वाली थी। यही सोचकर एक दिन कामना ने सिद्धार्थ से शादी की बात कही। और शादी की बात करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी जो सिद्धार्थ नहीं जानता था। सिद्धार्थ, मुझे लगता है अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। पिछले 3 साल से हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। अरे कामना, अभी तो मेरी नौकरी बस लगी ही है। अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आया है। कुछ दिन तो रुक जाओ यार। और अभी से मैं ये शादी वादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। शादी कोई झंझट नहीं है सिद्धार्थ। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते? ऐसी बात नहीं है कामना, लेकिन मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल बनना है, अच्छी नौकरी करनी है। तुम कुछ दिन वेट कर लो प्लीज। सिद्धार्थ, मैं वेट कर सकती तो जरूर करती, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो? सिद्धार्थ, आई एम प्रेग्नेंट। याद है कुछ दिन पहले तुम्हारे दोस्त की बर्थडे पार्टी के बाद हम दोनों एक साथ थे और मैं प्रेग्नेंट हो गई। पागल हो गई हो क्या? अरे कैसे बात कर रही हो? अभी से बच्चा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? देखो सिद्धार्थ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें शादी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो पहले तुम अपने घर वालों से बात कर लो। वो इस शादी के लिए तैयार भी हैं या नहीं? अगले दिन कामना अपने घर। मम्मी पापा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। मैं सिद्धार्थ नाम के एक लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। पागल हो गई हो क्या कामना? हमने तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखाया कि तुम घर से बाहर जाकर ये सब काम करो? देखो कामना, हमारे खानदान में आज तक कभी किसी की लव मैरिज नहीं हुई और हम तुम्हें इस बात की परमिशन नहीं दे सकते। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस लड़के को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। लेकिन मम्मी पापा, मुझे उस लड़के से ही शादी करनी है। आप समझते क्यों नहीं? आगे से इस बारे में कोई बात नहीं होगी। जो कह दिया सो कह दिया। जा सकती हो तुम। अगले दिन कामना फिर से सिद्धार्थ से मिलने पहुंच जाती है। क्या हुआ? तुमने अपने घर वालों से बात कर ली? हाँ सिद्धार्थ, लेकिन वो हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है। वही तो मैं तुम्हें समझा रहा था। इतनी जल्दी कोई शादी के लिए तैयार नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ तुम अबॉर्शन करवा लो और तुम भी अपना करियर बनाओ और मैं भी। सिद्धार्थ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है। तो मैंने भी तो किया है। अच्छा ठीक है, फिर इसका एक ही तरीका है, हम मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। तुम्हारे घर वालों को कोई एतराज़ नहीं होगा? अब ठीक है ना, जो भी हुआ है उसे सही करने का यही तरीका दिख रहा है मुझे। सिद्धार्थ कामना से मंदिर में जाकर शादी कर लेता है और उसे लेकर अपने घर पहुंचता है। अरे ये क्या सिद्धार्थ, तुमने शादी कर ली और वो भी इस तरह? अपने माँ बाप को बताना भी जरूरी नहीं समझा? ये तुमने क्या किया बेटा? ये इस तरह शादी करके लड़की को घर ले आए। अरे हमने क्या क्या सपने देखे थे तुम्हारी शादी के। कामना, तुम अंदर कमरे में जाओ, मैं मम्मी पापा से बात करके आता हूँ। कामना के जाने के बाद, अरे मम्मी, आप तो कुछ भी नहीं समझती। शादी नहीं करता तो क्या करता? आप 6 महीने से बीमार है, बिस्तर में है, घर में ढंग से खाना भी नहीं मिलता। अब कोई तो चाहिए ना जो घर के काम कर सके, अच्छा खाना बनाकर दे सके। लेकिन बेटा, उसके लिए तो हम खाना बनाने वाले भी लगवा सकते थे। इस तरह हमसे छुपाकर शादी करने की क्या जरूरत थी? अरे पापा, कामना के पिताजी के पास बहुत प्रॉपर्टी है। थोड़े दिन रुक जाइए, देखिए कैसे इस लड़की के जरिए हम माला माल हो जाएंगे। क्या वो तुम्हारे इरादों को जानती है? मुझे तो नहीं लगता। अगर जानती होती तो तुमसे शादी नहीं करती। अरे माँ, कामना पागलों की तरह मुझसे प्यार करती है। उसे तो बस मैं चाहिए था और मुझे लगा बुढ़ापे में आपको भी एक काम करने वाली लड़की चाहिए होगी, बस इसीलिए कर दी शादी। अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। कुछ दिनों के बाद, देखो कामना, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। घर का सारा काम तुम संभाल लिया करो। लेकिन सिद्धार्थ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे सारा काम नहीं हो पाएगा। देखो कामना, शादी करने की जल्दी तुम्हें थी, मुझे नहीं। और शादी के बाद सबको काम करना ही पड़ता है। सिद्धार्थ, मुझसे कैसे बातें कर रहे हो? पहले तो मुझसे कितना प्यार करते थे, मुझे फिल्म दिखाने ले जाते थे, अपने साथ घुमाने ले जाते थे। अब तो मैं सारा दिन बस घर का काम करती हूँ और तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं। उस वक्त
तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी, अब बीवी हो। गर्लफ्रेंड को गर्लफ्रेंड की तरह रखा जाता है और बीवी को बीवी की तरह, समझी? कुछ दिनों के बाद, मम्मी जी मुझसे अब काम नहीं हो पाता, छठा महीना चल रहा है, खड़े रहने में बहुत परेशानी होती है, क्या हम एक काम वाली लगवा लें? देखो बहू, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम घर में नौकरानी रख सके। और सिद्धार्थ ने तुमसे शादी क्या तुमको रानी बनाकर बिठाने के लिए की है? अब शादी की है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन मम्मी जी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे काम नहीं होता, वरना मैं सब कुछ संभाल लेती। किसने कहा था शादी से पहले बच्चा पैदा करने को? अपने आप पर कंट्रोल नहीं है तुम्हारा। मम्मी जी इसमें सिर्फ मेरी गलती तो नहीं? माँ से कैसे बात कर रही हो? मेरी माँ से जुबान लड़ाती हो? जाओ जाकर घर का काम करो चुपचाप। कुछ दिनों बाद, सिद्धार्थ मेरे पहले के सारे कपड़े बहुत टाइट हो गए हैं, प्लीज़ मुझे शॉपिंग पर ले चलो, मुझे कुछ कपड़ों की ज़रूरत है। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हें कम और ज़्यादा साइज़ के कपड़े दिलाता रहूं। थोड़े दिन बाद तुम्हारा पेट फिर कम हो जाएगा, फिर तुम्हें छोटे साइज़ के कपड़े चाहिए। अरे कितने पैसे खर्च करूंगा मैं? देखो बहू, जो है उसी में काम चलाओ। लेकिन मम्मी जी वो कपड़े मुझे आते ही नहीं, प्रेगनेंसी की वजह से सब छोटे हो गए हैं। मम्मी ने कहा ना, जो है उसी कपड़ों में काम चलाओ। तुम्हें हो क्या गया है सिद्धार्थ? तुम पहले कितने अच्छे थे, मुझे कितने अच्छे से रखते थे। प्लीज़ मुझे शॉपिंग के लिए ले चलो, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर इतनी प्रॉब्लम होती है तो जाओ अपने पापा से जाकर पैसे मांगो। एक तो अपनी बेटी मुझे पकड़ा दी, ऊपर से शॉपिंग और करवा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे माँ बाप ने कब हमारी जबरदस्ती शादी करवाई? हमने अपनी मर्जी से शादी की है। देखो कामना, तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी, बस तुम जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ गई, और ऊपर से ये प्रेगनेंसी का बहाना। प्रेगनेंसी का बहाना नहीं था सिद्धार्थ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। कुछ दिनों में हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। कुछ महीनों के बाद कामना को एक बेटी होती है, लेकिन कामना के ससुराल वाले उससे बहुत काम करवाते हैं और उसे बुरी तरह टॉर्चर करते हैं। पूरा 1 सप्ताह हो गया है बेटी को जन्म दिए, अब महारानी की तरह बिस्तर में पड़ी रहेगी या उठकर कुछ काम भी करेगी? मम्मी जी मेरी बेटी ऑपरेशन से हुई है, मैं काम कैसे कर सकती हूँ? मुझसे तो ठीक से उठा भी नहीं जाता। अरे उठा नहीं जाता तो मैं क्या करूँ? कौन करेगा इतना सारा काम? चल जल्दी उठ और जाकर रसोई में खाना बना। मम्मी जी मेरे साथ ऐसा मत करिए, मेरी बच्ची बहुत छोटी है, उसकी भी तबीयत बिगड़ जाएगी। अगर ऐसी बात है तो अपने बाप से कहो, तुम्हारे लिए 2-4 नौकर भेज देगा। ये तुम कैसी बात कर रहे हो सिद्धार्थ? मेरे पापा के लिए कुछ भी कह रहे हो? अगर इतना ही बुरा लगता है तो जाओ, चली जाओ अपने पापा के पास। तुम्हारे लिए वैसे भी इस घर में कोई जगह नहीं है। जब से आई हो अपने बाप से 100 रुपया भी नहीं लाई। हम जिंदगी भर अपने सर पर रखकर खिला तो नहीं सकते तुम्हें। जिंदगी का सवाल है, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। अरे क्या हेल्प करेंगे हम तुम्हारी? अगर तुम्हें अपने घर में रखेंगे तो सारी सोसाइटी हम पर सवाल उठाएगी। पहले तो तुमने भागकर शादी कर ली, तब अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। मम्मी मैंने कहा ना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ?
तो क्या चाहती हो तुम? अब हम क्या करें? शादी तुम कर चुकी हो, बच्चा तुम्हारा पैदा हो चुका है। जाओ अपने ससुराल जाओ, वही तुम्हारा घर है। लेकिन वो लोग अब मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहते। अगर मैं वहाँ रहने गई तो वो मेरे साथ नौकरानी से भी बदतर सलूक करेंगे। उस हालत में मैं जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन अगर हमने तुम्हें यहाँ रखा तो सारे मोहल्ले वाले, नाते रिश्तेदार हम पर हंसेंगे। वैसे भी तुम्हारी वजह से हमारा बहुत मजाक बन चुका है। जानती हो, तुम्हारे भाग की शादी करने के बाद पूरे 6 महीने तक घर से बाहर नहीं निकल पाए थे हम। जहाँ भी जाते लोग हमें देख देख कर बातें बनाते। अपने ससुराल वाले सिद्धार्थ और अपने माँ बाप की बात सुनने के बाद कामना को एहसास हुआ कि इस दुनिया में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। लेकिन कामना इस दुनिया से और सब लोगों से बस एक ही सवाल पूछना चाहती थी। अगर बेटी की शादी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर वो अपनी शादी में खुश ना रह सके, अगर उसके ससुराल वाले उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दे, तो क्या करना चाहिए? उसके मायके वालों को क्या उसका साथ देना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? आपका क्या ख्याल है? बताइएगा जरूर। अनुज एक बहुत अमीर घर का बेटा है, लेकिन वो एक गरीब घर की लड़की सोनाली से प्यार करता है। अनुज को ये बात पता थी कि उसके परिवार में कोई भी सोनाली को स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए उसने अपने घर में किसी को भी बिना बताए सोनाली से शादी कर ली और उसे घर ले आया। जब अनुज की माँ शालिनी ने ये देखा तो बोली, अनुज, ये क्या मजाक है? ये किसे ले आया है तो घर पर? माँ, ये मेरी पत्नी और आपकी बहू सोनाली है। सोनाली? कौन है लड़की? कहाँ रहती है? क्या करते हैं इसके पापा? जी, उनकी अकबर रोड पर किताबों की दुकान है। अनुज, ये किस लड़की को उठा लाया है तू? एक मामूली से किताब बेचने वाली की लड़की से तुमने शादी क्यों की? माँ, आपकी इस सोच की वजह से ही मैंने आपको बिना बताए शादी कर ली है। मुझे पता था आप इसी तरह से बात करोगी। देखो अनुज, मैं तुमसे फालतू बात करके अपना और तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। अब सोनाली मेरी पत्नी है, वो जहां रहेगी मैं भी वहीं रहूंगा। जैसा तुम्हारा मन करे वैसा ही करो, लेकिन इतनी लो क्लास लड़की को मैं अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। शालिनी वहां से चली गई। अनुज सोनाली को लेकर घर से बाहर जाने लगा तो सोनाली ने उसे रोकते हुए कहा, रुकिए अनुज, आप घर छोड़कर नहीं जा सकते। क्यों? माँ ने तुम्हारी इतनी इंसल्ट की है, उसके बाद भी तुम रुकोगी? तुम मेरे भाई नकुल और बहन चिंकी को नहीं जानती। वो माँ से भी 4 कदम आगे है। माँ ने तो तुम्हारी कम इंसल्ट की है, ये दोनों उससे भी ज्यादा करेंगे। देखो, हमारी आज ही शादी हुई है और आज ही अगर घर छोड़ के चले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि आते ही मैंने बेटे को माँ से दूर कर दिया। लेकिन सोनाली, यहाँ तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा। प्लीज अनुज, मैं सबका दिल जीत लूंगी, मेरा वादा है तुमसे। सोनाली की बात सुनकर अनुज उसी घर में रुक गया। अब शाम को अनुज का भाई नकुल और बहन चिंकी घर आकर कहने लगे, भैया, मैंने सुना है आप किसी डाउन मार्केट लड़की को घर पर उठा लाए हो। चिंकी, तमीज से बात करो, वो लड़की तुम्हारी भाभी है। भैया, आपके लिए एक से एक बड़े बड़े घर के रिश्ते आते हैं, फिर आपने इस मामूली सी लड़की से शादी क्यों की? नकुल, मैं सोनाली से प्यार करता हूँ और वो मुझसे प्यार करती है। ये मेरे लिए मामूली बात नहीं है। माँ तो मेरी शादी उस अमीर घराने की लड़की पूजा से करवाना चाहती थी। तुम्हें पता है कितनी घमंडी और बदतमीज है वो। जो भी हो भैया, लेकिन आपको इस लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी। इस तरह हर रोज सलोनी को अपने ससुराल वालों से ताने सुनने को मिलते थे। एक दिन सोनाली ने सबके साथ डिनर तैयार किया। सोनाली सबको खाना सर्व करने लगी। ये सब देखकर शालिनी को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने अपनी नौकर बंसी को आवाज लगाई, बंसी, बंसी कहाँ मर गया? माँ जी, बंसी घर पर नहीं है। उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो दोपहर को ही अपने घर चला गया। और ये खाना किसने बनाया? माँ जी, ये खाना मैंने बनाया है। तुम्हारे हाथ का खाना मैं कभी नहीं खा सकती। अगर बंसी घर में नहीं था तो बता देती, खाना बनाने की क्या जरूरत थी, मैं बाहर से मंगवा लेती। ये बोलकर शालिनी वहां से चली गई। शालिनी के पीछे पीछे चिंकी भी चली गई, लेकिन अनुज और नकुल वहीं बैठे रहे। अनुज ने नकुल की तरफ देखा तो नकुल ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो भैया?
मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत तेज भूख लगी है। मैं तो खाना खाऊंगा। नकुल ने पेट भरकर खाना खाया। उसके बाद नकुल ने अपने भाई से कहा, अनुज भैया, आप अपनी वाइफ को कहीं से भी लाए हो, लेकिन इन्होंने खाना बहुत अच्छा बनाया है। नकुल, मेरी वाइफ तुम्हारी भाभी है। अच्छा ठीक है भाभी, गुड नाइट। भैया गुड नाइट। सोनाली ने नकुल के दिल में तो जगह बना ली। अब बारी थी चिंकी की। एक दिन चिंकी की वाइट ड्रेस पर कोई दाग लग गया। वो अपने नौकर के ऊपर बहुत चिल्ला रही थी। बंसी काका, आपको पता है ये ड्रेस कितनी महंगी है? आपको इसे प्रेस करने के लिए दिया था और आपने इस पर ये हल्दी का दाग लगा दिया। बिटिया, हम जानकर नहीं लगाए दाग, गलती से लग गया। बंसी काका, इस ड्रेस को किचन में ले जाने की जरूरत क्या थी? कल मेरे कॉलेज का प्रोग्राम है, मुझे यही ड्रेस पहननी थी। उन दोनों की बात सुनकर सोनाली वहां आ गई और उसने चिंकी से कहा, तुम परेशान मत हो चिंकी, ये दाग मैं निकाल दूंगी। आप सफेद कपड़े से हल्दी का दाग निकालेंगी? कैसे? देखो मेरा दिमाग ना पहले ही खराब है, मुझे और परेशान मत करो। चिंकी वहां से चली गई। सोनाली ने बंसी काका से ड्रेस ले ली और उसे धोने चली गई। आखिरकार सोनाली ने उस ड्रेस से हल्दी का निशान हटा दिया और उस ड्रेस को प्रेस करके चिंकी के कमरे में ले गई। देखो चिंकी, तुम्हारी ड्रेस पहले की तरह हो गई, कल तुम ये पहन सकती हो। चिंकी ने हैरानी से वो ड्रेस चारों तरफ से घुमा घुमा कर देखी और फिर सोनाली से कहा, ये आपने कैसे किया? ये तो पहले की तरह एकदम नई लग रही है। सोनाली चिंकी को देखकर मुस्कुराकर कमरे से बाहर जा रही थी, तभी चिंकी ने कहा, भाभी थैंक यू। अब चिंकी ने भी सोनाली को अपनी भाभी के रूप में स्वीकार कर लिया। सोनाली अपने देवर और ननद का बहुत ख्याल रखती है और वो दोनों भी अपनी भाभी से बहुत प्यार करने लगे। समय के साथ उनका रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। एक दिन अनुज ने सोनाली से कहा, सोनाली, जो तुमने कहा था वो कर दिखाया। तुमने चिंकी और नकुल का दिल तो जीत लिया। अब वो दोनों तो मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं। अभी काम खत्म नहीं हुआ अनुज जी, माँ का दिल जीतना भी बाकी है। मैं उनकी खुशी के लिए सब कुछ करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझसे इतना चिढ़ती हैं। पर आप देखना, मैं माँ की इतनी सेवा करूँगी कि वो भी मुझे आपसे ज़्यादा प्यार करने लगेंगी। अब सोनाली दिन रात बस यही कोशिश करती रहती कि किस तरह अपनी सास का दिल जीत ले, लेकिन सोनाली जितनी भी कोशिश करती उसकी सास उसे उतना ही सुनाती। एक दिन शालिनी ने अपने बच्चों से कहा, कल मैं घर में कुछ लोगों को खाने पर बुला रही हूँ, इसलिए तुम सब घर पर ही रहना और सारी तैयारी कर लेना। कितने लोग आ रहे हैं माँ? यही कुछ 10-15। ठीक है माँ, हम देख लेंगे, बुला लीजिए आप। अगले दिन सुबह होते ही सब तैयारी में लग गए। सभी मेहमान भी आ गए। शालिनी ने अनुज, नकुल और चिंकी को घर से बाहर किसी काम से भेज दिया और फिर मेहमानों के सामने अपनी बहू को नीचा दिखाने लगी। शालिनी जी, आपके 3 बच्चे कहाँ गए? वो मार्केट से कुछ सामान लाने गए हैं। और ये जो लड़की है वो कौन है? ये हमारी नई नाक रानी है। लेकिन देखने से तो नाक रानी नहीं लग रही। हाँ, हम इसे अच्छी तनख्वाह देते हैं ना, इसलिए। सोनाली ने शालिनी की बात काटते हुए कहा, माँ जी ये क्या बात कर रही हो आप? मैं इस घर की नौकरानी नहीं, बहू हूँ, आपके बड़े बेटे की धर्मपत्नी हूँ। मैं कभी तुझे इस घर की बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। तेरे भिखारी बाप ने तुझे यही सिखाया है कि कैसे अमीर घर के लड़कों को फंसा कर उनकी जायदाद पर कब्जा करते हैं। मेरे बेटे को तो फांस लिया तुमने, लेकिन मैं तेरी बात में नहीं आने वाली। अगर तुझ में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो छोड़कर चली जा मेरा घर। शालिनी ने सबके सामने सोनाली को बहुत बुरा भला कहा। थोड़ी देर बाद मेहमान चले गए। सोनाली ने सारी बातें अनुज को बता दी। अनुज और सोनाली भी अब घर छोड़कर चले गए। सुबह चिंकी और नकुल को सारी बातें बंसी काका ने बता दी। नकुल और चिंकी ने अपनी माँ से कहा, माँ आपको शर्म आनी चाहिए। आपने अपने घर की बहू की सब लोगों के सामने इतनी बेइज्जती की कि वो घर छोड़कर चली गई। माँ आखिर भाभी से आप इतना चिढ़ती क्यों हो? वो हम सबका कितना ख्याल रखती हैं। आप अपने लिए अपने जैसे ही कोई बहू ले आती जो इंसान को इंसान नहीं समझती। हम सब अपनी अपनी दुनिया में रहते, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता, तब ठीक होता। यही चाहती थी ना आप?
माँ, आपको भाभी से किस बात की परेशानी है? यही ना कि उन्होंने इस घर को घर समझा, हम सबको प्यार से एक धागे में बंद कर रहना सिखाया। माँ, बहुत बदकिस्मत हो आप, जो घर आई लक्ष्मी को घर से निकाल दिया। अपने दोनों बच्चों की बातों से शालिनी का कलेजा छलनी हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। नकुल और चिंकी ने अपने भाई भाभी को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। शालिनी भी अपने किए पर बहुत पछता रही है। उसने भी अनुज और सलोनी को बहुत ढूंढा, लेकिन उन दोनों का कोई पता नहीं चला। अब शालिनी की आंखें हमेशा दरवाजे पर लगी रहती है कि काश उसके बहू बेटे आ जाए और वो उन दोनों से माफ़ी मांग ले। तो ये है मेरी बीवी साहिबा के लिए कुंदन स्पेशल अदरक और इलायची वाली कड़क चाय विथ नान खटाई बिस्किट्स। हाय, मैं मर जावा। कितने हैंडसम लग रहे हो तुम इस एप्रन और शेफ की हैट पहनकर। नजर ना लगे किसी की तुम्हें। थू 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 थू। और चाय की खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। आओ, मैं आज तुम्हें अपने हाथों से चाय पिलाऊंगा। कुंदन अपनी बीवी रूही को अपने हाथों से चाय पिलाता है और बिस्किट खिलाता है, और ये सब जेठानी बुलबुल छिपके से देख रही होती है और उसे खूब जलन महसूस होती है। मेरी देवरानी की लव मैरिज हुई है और ये दोनों देखो तो कितने रोमांटिक और केयरिंग है एक दूसरे के प्रति। और एक मेरा पति अभिषेक, जिसे अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। शादी को 3 साल होने आए हैं, लेकिन अभी तक हम हनीमून भी नहीं गए। और ये दोनों, इनकी शादी को तो बस 3 महीने ही हुए हैं और ये तो हनीमून पर जाकर भी आ गए। लो, अब तुम भी खाओ। तुमने अपने हाथों से बेक किए हैं ना ये नान खटाई बिस्किट्स? हाँ स्वीटहार्ट। लग जा, लग मेरी नजर, लगना। ये कहानी है देवरानी रूही और जेठानी बुलबुल की। रूही और कुंदन की शादी को 3 महीने हो गए हैं। दोनों की लव मैरिज हुई है। वहीं बुलबुल और अभिषेक की शादी को 3 साल हो गए हैं। अब अपने देवर देवरानी के बढ़ते प्यार को देखकर बुलबुल को बहुत जलन होती और गुस्सा आता। दरअसल बुलबुल और अभिषेक की शादी में काफ़ी तनाव और दोनों के बीच में काफ़ी शांति आ गई होती है। इसलिए ससुराल में सास पम्मी और ससुर सुरेंद्र भी होते हैं। एक रोज़ रसोई में जब दोनों जेठानी देवरानी काम कर रही होती हैं, तभी रूही, ज़रा वो चीनी का डब्बा पकड़ाना तो। हाँ बुलबुल दीदी, ये लो। थैंक यू। वैसे इतनी मुस्कुरा क्यों रही हो आज? कब से देख रही हूँ। लगता है देवर जी आजकल कुछ ज़्यादा ही प्यार बरसा रहे तुम पर, क्या? वो आजकल ही नहीं, हमेशा ही प्यार बरसाते रहते हैं मुझ पर। बुलबुल गुस्से लुक देती है और तभी रूही को कुंदन का वीडियो कॉल आता है और वो उसे रिसीव कर लेती है। गुड आफ्टरनून हबी। चैन नहीं पड़ रहा क्या तुमको? हाँ? अभी अभी एक बोरिंग सी कॉन्फ्रेंस मीटिंग से बाहर आया हूँ डार्लिंग। अभी लंच करूँगा। तुम्हें तो पता है ना, हर पल हर घड़ी मुझे तुम्हारी याद आती ही रहती है। क्या करूँ, हाय। अच्छा जी, ऐसी बात है क्या? हाँ जी, ऐसी ही बात है। रूही और कुंदन की बातों को सुनकर और वीडियो कॉल पर बातें करते हुए देखकर बुलबुल की जलन इतनी बढ़ जाती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने कमरे में चली जाती है। रात में आते समय कुंदन रूही के लिए फूल लाता है। वाओ, पिंक रोजेस, ये तो मेरे फेवरेट है। तुम्हें याद था क्या कुंदन? ऑफ कोर्स, इन्हीं गुलाबी गुलाबों के बुके से तो मैंने तुम्हें कॉलेज फेस्ट में सबके सामने प्रपोज किया था। वो भी घुटनों के बल बैठकर 10 मिनट की रोमांटिक स्पीच दी थी मैंने। हाय, तब मेरे घुटने इतने दर्द कर रहे थे रात में कि क्या बताऊं। भूल गई तुम? ओह यस, आई रिमेम्बर। वाह बेटा जी वाह,
और मैंने भी इस मम्मी को यानी कि तुम्हारी मम्मी को कॉलेज में गुलाब देकर अपने प्यार का इजहार किया था। हाँ, और वो गुलाब 2 मिनट में ही मुरझा गए। पता नहीं कहाँ से उठा कर लाए थे। ओह सो क्यूट। बुलबुल का गुस्सा और जलन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो अपना सारा गुस्सा अपने पति अभिषेक पर उतारती है। बुलबुल, ये हमारे कमरे का रेनोवेशन करवाना चाहिए। क्यों? मैं सोच रहा हूँ कि ये लेफ़्ट साइड की जो दीवार है ना, इस पर मुझे मिले हुए सारे प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स का फ़ोटो फ्रेम बनाकर इस दीवार को भर देता हूँ। और इस दीवार का वॉलपेपर भी कोई अच्छा सा वाइब्रेंट कलर का रखूँ। क्यों, क्या कह दियो? अरे बुलबुल, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? वही तुम्हारी रोज की बोरिंग बातें। अरे जब देखो तब काम की बातें करते रहते हो। आज ऑफिस में ये हुआ, आज ऑफिस में वो हुआ। शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन इन 3 सालों में हम दोनों ने 3 मिनट तक ठीक से बैठकर 2 मीठी बातें नहीं की। बुलबुल, ये तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ है? रेनोवेशन करवाना है ना, उसमें भी ऑफिस के सर्टिफिकेट्स लगवाने हैं। अरे रूही और देवर जी के कमरे में हर तरफ उन दोनों की ही प्यार भरी तस्वीरें लगी हैं, और हमने तो 3 साल में एक बार भी हम दोनों की फोटो नहीं खिंचवाई। रिनोवेशन करना है तो हमारे रिश्ते का कराओ, समझे? कैसी बातें कर रही हो बुलबुल तुम? पिछले महीने ही तो हम रेस्टोरेंट में गए थे साथ में खाना खाने के लिए। तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया। तुम बस फॉर्मेलिटी करते हो, दिल से तो कभी कुछ नहीं करते। मैं सब समझती हूँ। जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, वरना आज कोई बहुत बड़ा कलेश हो जाएगा मेरे हाथों। दिन गुजरते जाते हैं, पर बुलबुल की जलन तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। और अब तो जो तोहफे कुंदन रूही के लिए लाता है वो उन्हें भी बदल देती। अब इस तोहफे में मैं लाल रंग की साड़ी की जगह पीले रंग की पुरानी डिज़ाइन वाली साड़ी रख देती हूँ। उस दिन रूही अपनी सहेलियों से फ़ोन पर कह रही थी कि उसे पीले रंग से सख्त नफरत है। अब देखना कैसे चिड़चिड़ होगी उसे। बुलबुल खूबसूरत लाल साड़ी की जगह एक पुरानी डिज़ाइन वाली पीली साड़ी रख देती है, और जब रूही को वो तोहफा मिलता है तभी उस पीली साड़ी को देखकर, ओह नो, ये पीला रंग, आई हेट इट। मेरी हर चीज़ की पसंद के बारे में कुंदन को पता है, लेकिन अफसोस कि उसे मेरी नापसंद के बारे में नहीं पता। खैर कोई बात नहीं। कुंदन मुझे जो भी तोहफा देता है बड़े ही प्यार से देता है, और मैं इसे उसकी प्यार का नजराना समझकर ही रखूंगी और पहनूंगी भी। रूही खुशी खुशी उस पीली साड़ी को अपना लेती है, और ये देखकर बुलबुल गुस्से से आग बबूला हो जाती है। इस सब का सारा असर सीधे बुलबुल के और अभिषेक के रिश्ते पर पड़ने लग जाता है। और एक दिन रूही बुलबुल को अपने सहेली से फ़ोन पे बात करते हुए सुन लेती है। सारे पैतरे आजमाए, लेकिन उनका रिश्ता इतना मजबूत है कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो टूटता ही नहीं। एक मेरा पति है जो मुझे 1 गिलास पानी तक नहीं देता, और देवर जी तो मेरी देवरानी के लिए खाना बनाते हैं, तरह तरह के खूबसूरत गिफ्ट्स लाते हैं, हर वीकेंड पर उसे घुमाने भी ले जाते हैं। मैं तो अपना सारा गुस्सा अभिषेक पर रोज़ निकालती हूँ। मुझे उन दोनों को देखकर ना बहुत जलन होती है यार। अब रूही सब समझ जाती है। अच्छा, तो ये माजरा है। बुलबुल दीदी की जलन को मिटाने के लिए मुझे अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे इन्हें गुस्सा ना आए, जलन महसूस ना हो, और ये अभिषेक भाई से भी ठीक से पेश आए और उनके रिश्ते में सब ठीक हो जाए। और मैं जानती हूँ कि ये सब कैसे मुमकिन होगा। रूही सारी बात कुंदन को बताती है, और फिर कुंदन और रूही दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, और वो दोनों उस प्लान की तैयारी कर अगले दिन नाटक करते हैं। बुलबुल दीदी आ रही है, लाइट्स कैमरा एक्शन, रेडी हो जाओ कुंदन। बुलबुल हमेशा की तरह रूही और कुंदन के कमरे की खिड़की पे आकर चुपके से उन्हें देखती है और कान लगाकर सब सुनती है। रूही, ये लो तुम्हारे लिए नया तोहफा, इसमें तुम्हारे लिए सोने का हार है। उफ़ो, बस भी करो अब, क्यों इतना पैसा बर्बाद करते हो? ये सब शादी के शुरू में अच्छा लगता था, अभी मैं बोर हो गई हूँ। अच्छा, ऐसी बात है क्या?
चलो शुक्र है तुम समझ गई, मैं खुद परेशान हो गया था। ये सुनकर बुलबुल चौंक जाती है। और हाँ, मुझे दिन में 10 बार फ़ोन कॉल्स और वीडियो कॉल्स मत करना, पक जाती हूँ मैं। मैं भी। चलो अब मैं जा रहा हूँ। हाँ, और देखो लेट आना। हाँ हाँ लेट आऊँगा। हाय हाय हाय, मैं ये क्या देख रही हूँ? इन दोनों में इतनी दूरियां, इतना तनाव। चलो ये बात तो सही है फिर, मतलब रिश्ता नया नया था तभी सब अच्छा था। शायद मैंने ही कुछ ज़्यादा सोचकर अपना रिश्ता बिगाड़ा है, वरना मेरा पति तो मुझसे कितने अच्छे से और प्यार से पेश आता है। ये घुमाना फिराना और बाकी की फॉर्मेलिटीज से प्यार नहीं परखा जाता। और इस तरह रूही और कुंदन का नाटक बुलबुल के दिमाग में चल रही गलत फहमियों को मिटा देता है।